नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। चुनावी फिजा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है और इस चुनावी फिजा में चुनावी तमाम रंग दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो हिमाचल में मतदान हो चुका है, चाहे वो गुजरात में चुनावी प्रचार की बात हो जहां पर मंथन जोरों पर चल रहा है, और चाहे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। जी हां, मैनपुरी सीट पर, रामपुर की और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर, इन तीनों पर आज के इस कुरुक्षेत्र में करेंगे विश्लेषण। किस तरीके का वहां पर प्रचार चल रहा है और दोनों नेता किस तरीके से राजनीतिक दल के, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, किस तरीके से अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और जीत के दावे भी वो किस आधार पर कर रहे हैं, ये भी आज हम मंथन करेंगे अपने मेहमानों के साथ। तो नजदीक आ रही है मुकाबले की घड़ी। तो उपचुनाव में कहां पर कौन किस पर पड़ रहा है भारी और कहां पर किसकी चमकने वाली है किस्मत। तो मैनपुरी में डिंपल या फिर रघुराज शाह के एक एक सीट का करेंगे मंथन। तो खतौली में नल चलेगा या फिर कमल खिलेगा। और रामपुर सीट की बात करें तो रामपुर में राजा भारी या सक्सेना को मिलेगी सक्सेस। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज जमाए हुए मेहमानों से जानेंगे और बहुत सारी चीजों को समझेंगे। और कुल मिलाकर के 2024 के परिप्रेक्ष्य में उपचुनाव के नतीजे क्या मायने रखते हैं, इस चीज को भी जानेंगे। तो रामपुर और मैनपुरी और मुजफ्फरनगर की खतौली की सीट पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां काफी पहले से ही कर ली गई हैं। जल्दी से हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। अभी जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी हमारे साथ हैं आज। आलोक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस खास डिबेट शो कुरुक्षेत्र में। और साथ ही साथ पवन आग जी हैं हमारे साथ, आगरा से आरएलडी के प्रवक्ता। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस सवालों और जवाबों के बीच हम सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगातार जो राजनीतिक सरगर्मियां, चाहे वो रामपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें या फिर वो मैनपुरी की ही बात क्यों ना हो, लगातार प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। मैं सबसे पहले आलोक वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। आलोक जी, प्रचार धुआंधार चल रहा है, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं। किस तरीके से अब आप लोग प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? हमारा चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है। लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शानदार फतेह हासिल करती रही है। 2014 से जीत का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। या आलोक भाई आप भी जानते हैं, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया, उस समय भी हम जीते। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन बनाया, तब भी हम जीते। अभी 2022 में भी शानदार बुलंद जीत हमने हासिल की। हालांकि बहुत कोशिश की गई, बहुत तरीके से बातें हवा में फैलाई गई, लेकिन अंततः शानदार जीत उत्तर प्रदेश में हुई भारतीय जनता पार्टी की। और योगी आदित्यनाथ जी 37 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने। किस लिए बने? दरअसल देखिए, जहां भी चुनाव हो रहा है वहां जो लोग समाजवादी पार्टी को प्यार करते हैं, जो लोग लाल टोपी वालों को प्यार करते हैं, जो लोग परिवारवाद को प्यार करते हैं, वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। जो लोग खुद को प्यार करते हैं, जो लोग अपने गांव को प्यार करते हैं, जो देश को प्यार करते हैं, जो उत्तर प्रदेश को प्यार करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, लगातार खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि जो उम्मीद उत्तर प्रदेश ने किसी राजनीतिक दल से लगाई थी, सत्ता के केंद्र में जो बैठे, सत्ता में जो बैठे उनसे लगाई थी, वो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है, लगातार पूरी की है। हम जो मिशन लेकर के आए थे, उत्तर प्रदेश को बदलना है, देश को बदलना है, लगातार हम इस कोशिश में जुटे हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदले, देश की तस्वीर बदले। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों को जब इस तरीके की हकीकत दिख रही है तो लोग साथ खड़े हैं। अलग अलग गढ़ों की बात की जा रही है। आलोक भाई आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं आप, कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों को लोग अपना अपना गढ़ बनाते थे, गढ़ कहते थे। रामपुर वाले भैया, आजम भैया कहते थे ये हमारा गढ़ है, यहाँ कोई और नहीं आ सकता। इस तरह से जो
समाजवादी पार्टी की जो फैमिली थी, परिवार था, यानी कि अब उसने इस बार अलग-अलग गढ़ क्षेत्रों को तोड़ने अलग-अलग की इलाकों तैयारियां को हैं। अपना गढ़ चलिए बना मैं लिया आपके था। पास आऊंगा, कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ संदीप खेर जी, हमारे भी संवाददाता जुड़ गए हैं, जो इस वक्त लगातार चुनावी दौरे पर निकले हैं। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संदीप, सुबह से ही मैं दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को लगातार आप दोनों दलों के, राजनीतिक दलों से किस तरीके से, चाहे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, सबसे आप बात कर रहे हैं लगातार। चुनावी फिजा में आप जहां पर हैं, आपको किस तरीके की फिजा नजर आ रही, जरा सबसे पहले शेयर कीजिए हमारे दर्शकों से संदीप। देखिए, बिल्कुल आलोक, कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र का या कहीं के भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले दोनों पार्टियों को समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो चुनाव जो है वो एक तरफा हो जाता है। मैं इसीलिए समाजवादी पार्टी को भी कवर कर रहा हूं, मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी कवर कर रहा हूं कि दोनों के वोटर्स के मन की जो भावना है वो पता चल सके। हालांकि वोटर साइलेंट होता है, वो 5 तारीख को किसको वोट दे आएगा ये हमें भी नहीं पता है और ये आपको भी नहीं पता है। लेकिन जनता जो है उसका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी के समय के जो विकास कार्य हैं वो अभी तक बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ, एक तरफ लोगों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कार्य हुए हैं, वो चाहे अपराध को रोकना हो, उसी के साथ जो माफियाओं की, कह सकते हैं, अवैध संपत्ति को ढहाना हो। हमारे साथ आलोक इस समय मैनपुरी की जनता मौजूद है, और कहीं ना कहीं से ये वही जनता है जो आने वाले समय में तय करेगी कि किसके सर पर जीत का ताज होगा। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसमें युवा भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, और इन सभी का एक बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, रघुराज शाक्य भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? सर, हम तो ये देख रहे हैं कि मतलब डिंपल यादव ही ज्यादा जीते। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा यूं लग रहा है, मतलब सपा ने, वो बसपा ने कुछ नहीं कर पाया, बीजेपी ने कुछ नहीं करा, वहाँ सपा ने सब कुछ करा है। ये सपा की देन है, ये लाइट है, बीजेपी की कुछ नहीं देन है। यूँ नहीं देन, इसका कारण है आज से 5 साल हो गई बाबा जी को बने, इनने एक दिन का नहीं लगाया। आप बताइए क्या कहना है आपका इस बार के चुनाव को देखते हुए? हालांकि आपकी उम्र कम है, लेकिन अनुभव तो होगा आपको। जी, यहाँ तो सपा सरकार है। ऐसा क्यों? मतलब भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, वो भी मैदान में उतरी हुई है। बीजेपी ने मैनपुरी में तो कुछ नहीं किया, जो कुछ भी यहाँ सपा से हुआ है। अच्छा, आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? सपा आएगी। सपा आएगी जी। तो आप सब लोग क्या सपाई हैं? सब मतलब ऐसा है, कुछ है क्या? बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सपा ही आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, कुछ मुद्दे उनके भी हैं, कैसे देखते हैं उसको? पहली बार कुछ काम ही नहीं किया जाना, सपा सरकार में हुआ है जो हुआ है, इसमें मतलब भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में विकास के काम नहीं किए हैं। तमाम लोग, आलोक, और भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस बार जिस तरीके से अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में लगी है, क्या लगता है आपको? बीजेपी जाएगी नंबर 1 पे, क्योंकि यहाँ की बदमाशी बहुत चल रही थी। यहाँ कुरौली आलोक ये मिले हैं जो कह रहे हैं बीजेपी जो है वो नंबर 1 पर जाएगी। अच्छा, हाँ, हमारी 17 जाते हैं, वो हमेशा जिताती हैं सरकारों को। अब हमारी 17 जाते हैं बीजेपी के साथ लगी हुई हैं, इसलिए ये बदमाशी करते थे। और यहाँ कौन बदमाशी करता है? ये सपा वाले, यहाँ पे कुरौली की जीपें लगती थी, बहने, उसमें सवारी बस्ती भरते थे, ऑटो वालों को परेशान करते थे, कहीं आगे चलोगे, कहाँ जाओगे, पैसे छीन लेंगे। तो ये बदमाशी बिल्कुल खत्म हुई है। आज लोग आज़ाद हो गए हैं। ठेका चलते थे, गोगांव में चलते थे, आज सब खत्म हो चुके हैं, और गरीबों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मेरे चाचे के 6000 के ऊपर बुलडोजर चल रहा है सरकार में, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कन्नौज का किला ढहाया गया, इस तरह मैनपुरी का भी किला ढहाया जाएगा। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन, बिल्कुल मेंटेन है। गुंडई, आप बताइए भाई साहब क्या कहें? समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। क्यों? खतौली की सीट पर तो उन्होंने उन्हीं की पत्नी को टिकट दे दिया है। दिया है ना, परिवारवाद इतना नहीं है जितना वहाँ से 8 सांसद होते हैं, 10 विधायक होते हैं, सब कुछ उन्हीं का रहता है, नीचे से लेके ऊपर तक। और गुंडागर्दी नहीं है बीजेपी सरकार में। बाबा, आप भी आगे आइए, आप भी आगे आइए। आप बताइए, इस बार के चुनाव में डिंपल यादव भी चुनाव लड़ रही हैं और रघुराज सिंह शाक्य भारतीय जनता पार्टी से, क्या लग रहा है इसमें ये है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म की हमेशा विजय होती है और अधर्म का। धर्म कौन है, अधर्म कौन है? ये धर्म, बीजेपी धर्म पर चल रही है, सपा जो अधर्म पर चल रही है। हमारी गाँव की हत्या कराई है, सब हत्याएं हुई हैं, सब कुछ हुआ है, कब्जाएं हुई हैं, मकान सब तोड़े गए, सब काम हुए। ये दादा, ये सब
हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया। एक कोई काम नहीं किया, सिर्फ गुंडों का विकास किया। एक लाख आदमी एक तरफ हो जाएं, मैं एक तरफ घबराने वाला नहीं हूँ। इन्होंने गुंडागर्दी समाप्त कर दी है। हमारी बहुत बेटियां आज स्वतंत्र घूम रही हैं। हम रात के 12 बजे जाते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अखिलेश ने तो अपराध बढ़ाए हैं, कम नहीं किए हैं। हमारी गौ माता हैं जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, उनका हनन किया गया है, वो कभी माफ नहीं होंगे। आप बताइए। बीजेपी। संदीप, आपने तमाम सारे लोगों से बात की। देखिए, कुछ लोग सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में बोल रहे थे और कुछ लोग समाजवादी पार्टी को लेकर के, ये मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लेकिन वही संदीप है ना, जनता तो जनार्दन होती है। जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है और वही जनता सत्ता से उतारने का मादा भी रखती है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे डिबेट में और भी कुछ सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन मीसम जैदी जी के पास आएंगे। मीसम जैदी जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मीसम जी, जब मैं देख रहा था कि जब समाजवादी पार्टी का गढ़ किला की बात हो रही थी, तो आपकी जो चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो साफ तौर पर बता रही थी, वो आत्मविश्वास जो अंदर से निकल करके आ रहा था। मीसम जी, आलोक जी, मुस्कुराहट इस बात की थी कि आप कितना भी सच छुपा लो, आखिरी में सच जगजाहिर हो ही जाता है। जिस तरह की जनता वहां पर आपको दिख रहा है कि जिस उत्साह से समाजवादी पार्टी का नाम ले रही है और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को जिताने की बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ साथ जनता, आपने देखा कि वो कार्यों को भी गिना रही है समाजवादी पार्टी के, कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने काम ही नहीं किया। और बीजेपी तो एकदम निराधार है वहां पर। आपने देखा कि जिस तरह से लोगों ने ये नहीं कहा कि हम किस बात पर वोट करेंगे, उन्होंने भी वहां पर विकास की बात करी। लिहाजा मुस्कुराहट में इस बात की थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए कार्यों को आप कभी भी कहीं भी छुपा नहीं सकते हैं और जनता की आवाज बन करके उनके किए गए कार्य बोले जाएंगे। जी, पवन जी के पास आ रहा हूं। पवन अग्री जी, देखिए, अब बीजेपी ने भी अपनी बात रख ली और समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बात रख ली, पत्रकार ने भी अपनी बात रख ली। मैं जरा अगर मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को लेकर के बात करें, नाराजगी तमाम सारी है जाटों की, लेकिन फिलहाल कैसे डैमेज को कंट्रोल करेंगे आप लोग? देखिए, डैमेज तो पूरी तरह से कंट्रोल ही है और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है माननीय जयंत चौधरी जी को, वो निरंतर वहां पर रैलियां कर रहे हैं। और जो मदन भैया हैं वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, उनकी लोकप्रियता वहां लगातार बनी हुई है और लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हुई और उसके बाद भाजपा ने, जो कि परिवारवाद का आरोप लगाती है दूसरी पार्टियों पर, और उनकी पत्नी को टिकट दे दी, तो वो लोग भी समझ रहे हैं कि उससे कोई भी उनको फायदा नहीं होने वाला। और मदन भैया काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं और जो रिजल्ट भी आपको पता लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां के यदि आप राजनीतिक थोड़ा सा गणित को समझेंगे तो जिस प्रकार जो किसानों की नाराजगी, चाहे वो लंपी वायरस को लेकर वहां गायों की मौत हुई हो, चाहे जो गन्ना किसानों के भुगतान को चीनी मिल मालिकों ने नहीं किया हो, उसमें निरंतर देरी हुई हो, और जो बहुत ज्यादा कहने के बाद, आंदोलन करने के बाद मात्र 15 रुपया क्विंटल जो गन्ना किसानों का जो मूल्य बढ़ाया, तो उसको लेकर काफी नाराजगी है। विकास के नाम पर जो भी स्थितियां वहां पर हैं वो सभी लोग वाकिफ हैं, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे नालियों की हो, चाहे पानी की हो, तो वो सारी चीजें हैं। और जिस तरह से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारा पूरी तरह से हमारा राजनीतिक गढ़ रहा है। जी जी। पिछली बार कुछ चीजों में एक झूठ और भ्रम की राजनीति के तहत इतना भ्रम फैलाकर ये जो सीट्स थी जो हमारे हाथ से निकली, तो अब लोगों को समझ में आ चुका है कि चौधरी चरण सिंह जी की राजनीतिक विरासत को संभालने वाला एक युवा शख्स जो पढ़ा लिखा भी है, जो हर तरह से उनके लिए संघर्ष कर सकता है, वो जयंत चौधरी जी हैं। और जयंत चौधरी जी की पार्टी को इस बार वो पूरी तरह से लाना चाहते हैं। और वैसे भी हमारे 8 विधायक। पवन अग्री जी, मेरा एक बहुत अहम सवाल आपसे। पवन जी, मैं जल्दी से एक, जैसे आपने मुझे, पवन जी मेरे एक सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए। आपने मुझे कहा चुनावी गणित समझिए, ठीक है, मैंने वो समझा, लेकिन मोटे तौर पर मैं अभी तक जो चुनाव जितना कवर करते आया हूं और जो देख रहा हूं, जो मेरी अपनी खुद की सेल्फ एनालिसिस है कि माहौल तो बनता है, लेकिन आप लोग माहौल तो बनाते हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास करके मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पक्ष में बीजेपी की चला जाता है, ऐसा क्या है? जी जी,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये क्या होता है, जो अंतिम समय पर कभी मंदिर मस्जिद के मुद्दों को ले आते हैं, कभी जो मुजफ्फरनगर के जो पूर्व में जो दंगे हुए उन मुद्दों को उभारने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि पहले कुछ गलतियां यदि हमारी पार्टी से हुई हों तो उसका दंड हमने भुगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख के अंदर यदि हमारे 8 विधायक वहां पर आए, 5 विधायक बहुत ही माइनर उसके अंदर उनको जबरदस्ती हराया गया। आप जानते हैं, चुनाव में जो सत्ता बल होता है वो अपना कुछ ना कुछ दिखाता है प्रभाव। लेकिन ये जो उपचुनाव है ये कथा लिख देगा, और मैं आपको बता रहा हूं और निश्चित रूप से कह रहा हूं कि इस पर भी मैं आपसे आगे जवाब लूंगा। अब मैं आ रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी के पास। सर, मैं आ रहा हूं ब्रजेश जी, आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी। आप को मैं रामपुर सीट को बात करूं, मैं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को लेकर के बात करूं, और चाहे मैं आजमगढ़ को लेकर के, इससे पहले जब चुनाव हुए, जब चुनाव को नतीजे आए, लेकिन अभी जब 3 सीटों को लेकर के हम बात करें, आपकी अपनी एनालिसिस क्या कह रही है? क्योंकि अगर हम खास करके मैनपुरी सीट को लेकर के बात करें तो पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि यहां पर इस बार समीकरण थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। ब्रजेश जी, देखिए, ये सारा जो चुनाव हो रहा है ये 2024 के पहले के चुनाव हैं और ये बहुत कुछ दिशा और दशा बताएंगे, संकेत करेंगे। इसमें मैं बहुत ज्यादा, इसलिए चूंकि मैं चुनाव देखता रहा हूं तो द्विधार का मैं बहुत ज्यादा इसका आकलन गहराई से नहीं करता हूं। समस्या क्या, सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या मोदी अभी भी अति पिछड़ों के बीच उतनी ही पकड़ रखते हैं जितनी उनकी थी, और जिनके कारण वो 2014 में जीते और 2019 में जीते। तो ये मैनपुरी से पता चलेगा। मैनपुरी में अधपिछड़ा किसके साथ जाता है? जो मुस्लिम मतदाता है, यादव मतदाता है, वो पूरी तरह से एकदम एक तरफा जा रहा है मैनपुरी में, और ये संख्या बहुत बड़ी ज्यादा है। ठीक इसी तरह आपको खतौली सीट का है। तो अब इससे पता चलेगा अति पिछड़ा वोट जाता किधर है। बीजेपी उसी पर लगातार दांव लगाती चली जा रही। आप देखिए, सारा उनके 2019 के बाद वो उस पर ज्यादा जोर लगाते हैं, ज्यादा दांव लगाते हैं, और ये उनकी सफलता का मूल मंत्र है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं 2024 के, तो क्या अति पिछड़ा अभी भी उनके साथ जुड़ा है? क्या रघुराज साहब के साथ वो हारे या जीते, अति पिछड़ा जाएगा नहीं जाएगा? यदि जाएगा तो आप समझ लीजिए विपक्ष की सारी कवायद बेकार हो जाएगी। भले ही मैनपुरी जीत जाए, लेकिन अति पिछड़ा जो है ये हमेशा संजीवनी साबित होता रहा बीजेपी के लिए। विपक्ष तब तक कामयाब नहीं हो सकता पूरी तरह से आम चुनाव में जब तक वो अति पिछड़े में पूरी तरह दरार न डाल दे या अपने साथ न ले आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये भी ब्रजेश जी एक बड़ी विडंबना है कि चुनाव के पहले हम तमाम विकास की बात करते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही देखिए जातिगत समीकरण साधने में जुट जाते हैं। इस पर भी मैं आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा, बहुत अहम सवाल है, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक दलों की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो हमारे संवाददाता संदीप खेर ने वहां पर बात की, वो भी जरा अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे जरा? डिम्पल यादव अब चुनाव लड़ रही हैं, तो इसमें जसवंतनगर विधानसभा, करहल विधानसभा, किसनी, मैनपुरी और भौगांव, तो सभी विधानसभा में डिम्पल यादव जीतेगी और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ जीत। लेकिन लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में व्यापक जनसमर्थन पहले भी रहा है, लेकिन और समर्थन उससे भी आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, बहुत अच्छा चुनाव इस समय मैनपुरी का चल रहा है और सभी मैनपुरी के लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस चुनाव में लगे हुए हैं, और सभी जातियां, वर्ग, बिरादरी के लोग जो नेताजी से जुड़ाव रखते थे इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में, और बड़े अंतर से पार्टी चुनाव जीतेगी। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग बीजेपी को दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की जन कल्याण नीतियां जन जन तक पहुंची हैं, लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है, आदरणीय योगी जी के डायनाटर की सराहना सब लोग कर रहे हैं। सपा साफ 100%, कोई दो राय नहीं, जनता का मूड है, सपा साफ। आत्मविश्वास तो उनका उसी दिन टूट गया। जो चाचा शिवपाल सिंह को कहते थे किसी दल में चले जाएं, चाचा फ्री हैं, चाचा चले जाएं, लेकिन अपनी हार सामने देखने के बाद लगा उन्हें कि चुनाव हार रहे हैं, पूरा परिवार उनके चरणों में शरणागत हुआ
कैसे मनाया। और उसके बाद अखिलेश जी जो कभी उपचुनाव में जाते आते नहीं थे या गए तो अपने टहल के चले आए, आज घर घर दस्तक दे रहे हैं। वो जो कहते हैं वो उनसे 10 दिन पहले क्या कहते थे, 15 दिन पहले क्या कहते थे। मैंने 2022 में फरवरी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, कोई नई नहीं की अभी मैंने अभी आए उनके अभी छोड़ के आए। मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो गया हूँ। वो 2 फरवरी चुनाव से विधानसभा चुनाव से पहले तब भी उन्होंने हमें अकेला छोड़ा था। ये तो उन्होंने वो अपने खुद सोचने का काम करें, क्या उन्होंने किसके साथ करने का काम किया, किसके साथ क्या करने का काम किया, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। तो उपचुनाव के रण में बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक बार आलोक वर्मा जी के पास आऊंगा। आलोक जी, सपा साफ, कहीं सपा को डिलीट करने की बात की जा रही है या और कहीं सपा का गढ़ समाप्त करने की फोकस। इस बार गढ़ पे ज्यादा फोकस है और जनता के नेतृत्व पे आप लोगों ने इस बार छोड़ दिया। देखिए आलोक भाई, संदीप खेर आपके रिपोर्टर शायद मैनपुरी में थे और जब वो लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वो 5-6 लोगों से उन्होंने बात की। उनमें 4 लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से परिवर्तन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात बदले हैं उसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे देश का और जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां वहां इस तरीके की मंशा है। जो लोग पुराने समय से, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि जो लोग पुराने समय से समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जो किसी चेहरे के साथ हैं, लाल टोपी वाले मुखिया के साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे इस बार भी। लेकिन जो लोग अपने बारे में ख्याल कर रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, देश से प्यार कर रहे हैं, अपने गांव से प्यार कर रहे हैं, अपने शहर से प्यार कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि लोगों ने परिवर्तन देखा है। पिछले 5-5.5 साल में अगर हम बात करें योगी जी के शासन की, तो जिस तरीके के हालात यहां पर बदले, आपको भी याद होगा, जब बहुत पीछे मैं नहीं जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी का जो दूसरा शासन चलता था, जब वहां जब मंचों पर खड़े होकर कहा जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब एक इंजीनियर जो कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, विदेश से पढ़ करके आया हूं, वो 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तब क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से मुख्तार अंसारी लेकिन आलोक जी इस बार थोड़े से हालात और परिस्थितियां थोड़े से अलग हैं। इस बार सहानुभूति फैक्टर भी काम कर सकता है। इस पर भी मैं बात करूंगा, आपसे लूंगा इस बार, क्योंकि हालात और परिस्थितियां थोड़े से बदले हुए हैं, खास करके मैनपुरी सीट को लेकर के। उस पे भी सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए, चलिए, रखिए। उस पे भी मैं मैनपुरी की बात आप कह रहे हैं, सहानुभूति वोट की बात आप कर रहे हैं। 2019 का जब इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, तो मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ था। उन्होंने बाकायदा आशीर्वाद दिया था 2019 के चुनाव में कि प्रधानमंत्री बनिए, और हम शानदार तरीके से जीते थे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी देखिए ना, उस समय जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो समाजवादी पार्टी और बसपा साथ साथ थे। मुझे लगता है 90-92 हजार वोटों से हमारी हार हुई थी। हमने शानदार जीत हासिल की थी। मायावती जी जब वहां प्रचार करने गई थी तब भी हमने वहां हासिल की। देखिए, मैनपुरी में जनता जानती है कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैनपुरी की जनता जानती है, मैनपुरी की जनता की आ रही है। मैं एक बार समझा दीजिए जल्दी से, इसी पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि लगातार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वहां की जनता चाह रही है कि परिवार का ही कोई सदस्य लगे, इसीलिए आप लोगों ने डिंपल यादव को मौका दिया। जी मीसम जी, देखिए आलोक जी की जो बातें हैं वो बेबुनियाद है, वो सिरे से खारिज है, उनमें कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है। मैनपुरी का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और भी जगह जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं, रामपुर से लेकर के जगह जगह पर, वो सब जगह से समाजवादी पार्टी ही जीत करके आएगी। और अगर इन्हें ऐसा लगता है तो जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको, जब आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं, उसको कुचलने के लिए बैठ जाते हैं, जब पुलिस तंत्र के जरिए आप हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करना शुरू कर देते हैं, अपने चहीते अधिकारियों को रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको मलाईदार पोस्टिंग पर भेजना शुरू कर देते हैं, तो ये डर किस बात का है? जब आपकी सरकार है और आपको लगता है कि आपने काम किया है, आप हमेशा धर्म और अधर्म का रोना रोते हैं, आप हमेशा धर्म का ही रोना रोते हैं। ये जो आपने अफीम चटा रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर, अब आप बोलने नहीं देना चाह रहे हैं, मुझे कोई बात नहीं है, मगर जनता समझ रही है कि जो धर्म की अफीम चटा रखी है आपने ना, और ये जो एक लाइन आप लोगों ने डट रखी है कि माफियावाद, अरे माफियावाद क्या कर रहे हैं आप? तो अपने एक देश भावना से
पर्टिकुलर अपने एक दुश्मन के ऊपर, अपने जिन लोगों में जो आपके खिलाफ है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। अरे अगर आप मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो आप धनंजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप जो है वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं भाई? क्या ब्रजेश सिंह आपकी अगर पार्टी के अंदर है तो वो दूर से दूर हुए? नहीं, आप बताइए। आप हमेशा, मैं जब से देख रहा हूँ 5 साल से आपकी सरकार बनी है, आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की गद्दी के ऊपर चिपके बैठे हैं ना, तो जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे लगता है आप देखने की नहीं बड़े, अगर आप जो है आप भी जरा गौर से बने हुए हैं तो आप जाकर के जो है वो क्या कहते हैं अपनी पार्टी में जो आपके अपराधी हैं आप उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर? मुद्दा ये नहीं है, रुकिए एक मिनट, मुद्दा ये नहीं है कि अपराधी की बात हो रही है, कौन किसकी पार्टी में है। यहाँ पे कोई परिचर्चा नहीं चली, कंपटीशन नहीं चल रहा है कि किसकी पार्टी में ज्यादा अपराधी हैं। क्यों अपराधियों पर बात होती है, सर्व समाज के हित की बात क्यों नहीं होती है? बड़ी बात यह है, राजनीतिक दलों को इस पर चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए, इस पर क्यों नहीं करते, क्यों अपराधियों पर बात होती है? चलिए मैं आऊंगा इससे पहले, लेकिन मैं जरा संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, लोगों में पीछे बड़ी उत्सुकता है कुछ बताने के लिए, और मेरा एक बहुत अहम सवाल, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी लूंगा। लोगों के बीच क्या चल रहा है? सब अपनी अपनी बात करते हैं, इस पार्टी ने अपराधी को बढ़ावा दिया, इसने इसको टिकट दिया। जनता के मन की बात कौन करेगा? संदीप केर, आप करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आलोक, जनता के मन की बात हम ही लोग करेंगे। और देखिए अगर हम कहा जाता है कि लड़ाई में कभी भी अपने दुश्मन की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो और वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और अगर हम मैनपुरी के देखिए जातिगत समीकरण की बात कर लेते, क्योंकि विकास के मुद्दे पर तो बात हो ही नहीं रही है। समाजवादी पार्टी को जो विकास करना था वो कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने विकास किया नहीं है। तो अगर हम वोटर्स की बात कर लेते तो यादव की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद शाक्य हैं, और अगर बात करी जाए दलित हैं, ब्राह्मण हैं, और उसी के साथ साथ मुस्लिमों की बात करी जाए तो सबसे कम संख्या है। लेकिन उसके बावजूद जनता के मन में क्या है, जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताना चाहती है, बड़ा सवाल ये है। आपसे बात करेंगे, क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में कौन जीत हासिल करेगा? भाजपा। भाजपा क्यों जीत हासिल करेगी, ये इसका थोड़ा सा एक मुद्दा बताइए। भाजपा ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है की बार। आप रात के 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे आप कहीं भी मैनपुरी में चले जाओ, कहीं किसी प्रकार की गुंडाई नहीं है। हाँ, वैसे जाते थे यहाँ से 15 किलोमीटर गांव है, वहाँ नहीं पहुँचते थे, रास्ते मोटरसाइकिल छीन ली, जेब काट ली, बांध के डाल दिया। कहना मतलब है कि कहीं कोई चोरी नहीं हो रही, कहीं महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, रामराज आ गया है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। रामराज आ गया, बिल्कुल आ गया है। तो ये बताइए, यहाँ पर भी हमारे साथ तमाम लोग खड़े हैं, ये बताइए कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को आप? भाजपा। क्यों, क्या मुद्दे लग रहे हैं? कानून व्यवस्था बेहतर है। कानून व्यवस्था बेहतर है। आप बताइए, कानून व्यवस्था बेहतर है, सभी लोग कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है सर, क्या है कानून व्यवस्था बेहतर? मुझे ये पहले रोजगार रोटी से मर गया साला, काम नहीं, धंधा नहीं है कतई। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। अभी ये लाइटें जल रही साली, ये अभी एक जलेगी एक बंद हो जाएगी, क्या ही समझ में? क्या है ये कानून व्यवस्था? किसानों को राशन दिया है, किसान दिया, उसका पैसा लिया, क्या दिया? अब कौन सा राशन दे रहे हैं ये? अब कौन सा राशन दे रहे हैं? कोई राशन नहीं दे रहे हैं ये। क्या कहना है? आगे आइए, क्या कहना है, बोलिए। ये है कि जो सिलेंडर 400 या 500 का होता था, आज वो 1100 का हो रहा है। जेब पे मेरी लोड पड़ रहा है, समझ रहे? रामराज जा रहा है, खाने को कुछ है नहीं, खाएंगे क्या? जेब में होगा नहीं, बनाएंगे क्या? ऐसे घूमेंगे क्या? मतलब पेट भर जाएगा ऐसे? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सपा आनी चाहिए अब की बार भी, और यहाँ से हमेशा आती है। वैसे तो बेरोजगारी काफ़ी है, और बीजेपी सरकार कोई पता नहीं है। होने वाला, भाभी जी आएंगी बिल्कुल तैयार। आलोक, यहाँ पर जो तमाम लोग खड़े हैं, हालांकि देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है, जनता है, इसमें कहते हैं कि ना समाजवादी पार्टी के लोग हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन फिर भी जनता का एक अपना मत होता है और मिलीजुली प्रतिक्रिया है। बिल्कुल वो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आए, कोई भी राजनीतिक दल का, किसी भी दल का प्रत्याशी आए, लेकिन वो जनहित की बात करे, वो सर्वहित की बात करे। सबसे बड़ी बात यह है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करे। एक बार मैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश जी के पास आ रहा हूं। ब्रजेश जी, लगातार जनता के मन में क्या चल रहा है उसको लेकर के किस तरीके से जाना, लेकिन एक बार फिर मैं आलोक जी आपके पास आऊंगा। आलोक जी, आपने भी सुना कि कुछ तरीके से लोगों ने अपने मुद्दे गिनाए, कुछ लोगों ने ये भी कहा, देखिए भाई रामराज आ गया है, पहले की जो सरकारें थी उनकी भी तुलना की। इससे मैं देख रहा था आपके चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही थी।
आलोक भाई देखिए, परिवर्तन तो साफ साफ आपको भी दिख रहा होगा। पिछले 5-5.5 सालों में जो पहले संगठित अपराध होते थे उत्तर प्रदेश में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग माफिया होते थे और उनके नीचे उनकी एक पूरी चेन चलती थी और जो कारोबार स्थापित करना चाहते थे, जो फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते थे या फिर कोई विकास की प्रक्रिया कहीं चल रही होती थी, उसमें जो वसूली की प्रक्रिया एक अलग से चल पड़ती थी। इसके आप भी गवाह रहे हैं। आप जानते हैं किस तरीके से पूर्वांचल में होता था, किस तरीके से प्रयागराज और आसपास के बेल्ट में होता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता था, रुहेलखंड और बुंदेलखंड में क्या होता था। आज परिवर्तन साफ साफ दिख रहा है। जिस बुंदेलखंड को कभी मंत्री सदन से लूटा जाता था, गायत्री प्रजापति के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मंत्री मुख्यमंत्री निवास से चंद कदम दूरी पर उनका बंगला था। अपने बंगले में बैठ करके किस तरीके से व्याभिचार करते थे, किस तरीके से भ्रष्टाचार करते थे और पूरे बुंदेलखंड को लूटने का काम वहां से किया जाता था। जो उद्योग उस समय वहां से चलाया जाता था, आज उसकी परिणति यह है कि आज गायत्री प्रजापति जेल में है, आज अतीक अहमद जेल में है, आज मुख्तार अंसारी जेल में है। कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया, लेकिन जो सोच विचार के जो संगठित अपराध होते थे, आज उनके मन में डर बैठा हुआ है। अगर कोई जुर्रत करता है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी से भी जरा भी लगाव रखता हो, अगर उसने भी अपराध किया है तो उसके घर पे बुलडोजर चलता है, उसको जो है जेल की सजा मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो परिवर्तन आ रहा है, जो सोच उत्तर प्रदेश की बदली है, आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबारियों को, विदेशी कारोबारियों को उत्तर प्रदेश की जमीन पर लेकर के आ रहे हैं। पहले क्या इस तरीके की सोच उत्तर प्रदेश में थी? तो आप क्या उद्योग धंधे यहाँ बढ़ने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, गाँव की खेती बेहतर तरीके से होना चाहिए, हर घर में नल से जल पहुंचना चाहिए। क्या इस तरीके की सोच कभी थी किसी की? मैं पूर्वांचल के इलाके में रिपोर्टर था। आलोक भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आलोक भाई उत्तर प्रदेश के अंदर आलोक भाई एक फैक्ट्री का नाम दे लीजिए जो आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, बरसात के बाद उसका हाल देख लीजिए, लखीमपुर के अंदर सड़कें हाथ से उखड़ रही हैं। आलोक जी के सवाल का जवाब मैं मीसम जी आपसे ही लूंगा। ठीक है, चलिए ठीक। आलोक जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं मीसम जी से आपके सवाल का जवाब लूंगा। जी जल्दी से। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2012 से 17 के बीच में मैं जो है पूर्वांचल में रिपोर्टर था। पूर्वांचल में एक चैनल में काम करता था। वहां जब आप इंसेफ्लाइटिस देखते थे, इंसेफ्लाइटिस का रोग देखते थे, जिस तरीके से पूरे इलाके में बच्चे मरते थे, आपकी आंखें भर जाती थी। मैं कभी कभी सोचता था कि क्या केंद्र की उस समय की सरकारें या फिर राज्य की उस समय की सरकारें क्या साफ पानी को देश में नहीं करा सकती? लेकिन उन्होंने नहीं कराया। आज जब योगी जी का शासन है, आज वो इंसेफ्लाइटिस कहां है, वो दिमागी बुखार, वो नौ की बीमारी कहां है? आप कोविड की बात करते हैं। चलिए, सराहना इस बात की होनी चाहिए कि सरकार ने अच्छा काम किया कोविड में, सीधी सी बात है। चलिए मीसम जी अपनी बात रखिए जल्दी से। जी, क्या विदेश में सैर कर रहे थे? कोरोना काल के अंदर जिस वक्त जो है वो लाशें दफनाई जा रही थी और उनको कफन तक नहीं मिल रहा था, ये तो शुक्र है, ये तो भाग्य है, ये तो किस्मत है। चाटुकारिता कर रहे थे लोग, पत्रकारिता कर रहे थे, चाटुकारिता कर रहे थे। लोगों ने पलायन किया, विदेश में क्या कर रहे थे? जब मजदूर पलायन कर रहे थे और उनके पैरों में छाले निकल आए थे, तब उस वक्त कहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे आप? नहीं, जापानीज इंफ्लाइटिस की आप बात कर रहे हैं, तो जो गोरखपुर में बच्चे मरे थे वो आज को याद नहीं है क्या? दुनिया तुम्हें क्या कहती है? नहीं, बताइए ना। मालूम है दुनिया तुम्हें क्या कहती है? क्या कहती है? हाथ रख लेती है कानों पर तेरे नाम के साथ। 2014 से लेके लगातार जो आपको हार मुहैया हो रही है, जो आपके गढ़ ढह रहे हैं, आप शायर भी हो गए, पत्रकार से नेता हुए, अब शायर हो गए। अब क्या बनना चाहते हैं? आईना देखिए, इतनी उपलब्धियां एक साथ भारतीय जनता पार्टी में आपको मिल जाएंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। अपने जितनी ज्यादा चाटुकारिता करिएगा उतने पद आपको मिलते जाएंगे। इलेक्शन चल रहा था, समय आने दीजिए, आपको भी पता लग जाएगा कि किस तरह से जनता आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जो बायस होकर के आप लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं, जिस तरह से आप महिलाओं के खिलाफ अपराध। चलिए सुनिए, पक्षकार की बात बहुत हो गई। अब मैं जरा पत्रकार के पास आ रहा हूँ, रुकिए। चलिए अब मीसम जी अब आप भी सुनिए और आलोक वर्मा जी आप भी सुनिए। पक्षकारों की बात हो गई, आ रहा हूँ। पत्रकार को सुनेंगे। ब्रजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। लगातार डिबेट में अपनी अपनी बात राजनीतिक दल रख रहे हैं, अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। मेरा सवाल उपचुनाव को लेकर के है। अगर मैं खाली मैनपुरी सीट को लेकर के बात करूं, समाजवादी पार्टी के पास विकास का मॉडल है, बताने के लिए बहुत कुछ है। परिवारवाद एक हो गया, पूरा जो सारी दिक्कतें थी वो दूर हो गई हैं। प्रचार जोरों पर चल रहा है और ऐसे में बीजेपी के पास भी किस तरीके से जो है अपनी सेंध लगाना है और
गढ़ को तोड़ना, ये टारगेट लेकर के चल रही है। आप किस तरीके के हालात और परिस्थितियां आप देख रहे हैं? और सहानुभूति फैक्टर एक तरफ है, वो अलग है। ब्रिजेश जी देखिए, मैनपुरी में जो चुनाव हो रहे हैं वो साधारण चुनाव इसलिए नहीं है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जैसा बटवृक्ष जो है उसका न होना और इतना बड़े नेता की अनुपस्थिति में और उनकी निधन पर उसके जो उपजी सहानुभूति है उस पर ये चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी इसके दो पहलुओं को देखना होगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी उनके मुद्दे वो कर रही है कि साहब वो नेताजी नहीं है, उन्हें श्रद्धांजलि के लिए वोट, और इसका एक असर दिखेगा। लेकिन एक समाजवादी पार्टी से एक चूक भी हुई है। बीजेपी ने वहां पर क्या किया है, वहां पर अति पिछड़े को दे दिया है। ये जो पूरा क्षेत्र है, आप देखिए फिरोजाबाद है, ये मैनपुरी है, इटावा है, एटा है, अलीगढ़ है, कानपुर देहात है, ये अति पिछड़ों का एक मजबूत गढ़ है। ये वहां पर वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि साहब ये जो हैं सिर्फ परिवार से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, सारा कुछ इनको परिवार में ही दिखता है और हम जो है अति पिछड़ों के साथ खड़े हैं, उनको वो कर रहे हैं। तो इन दो चीजों में चुनाव हो रहा है। इसके जो संदेश है और इसका जो असर है वो लोकसभा चुनाव तक जाएगा। तो कैसे जाएगा ये चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे। कोई चीज एक बात है, कोई न कोई चीज एक बात है कि जो जिस अति पिछड़े वोट के एक छत मालिक हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, धीरे धीरे उनकी अनुपस्थिति में ये बिखरा है वोट। ये काफी बिल्कुल, ये वोट बिखरेगा और बिखरेगा तो फिर इस बिखरे हुए वोट का फायदा किसको मिलेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। मैं एक बार पवन आगरी जी के पास आ रहा हूं। पवन आगरी जी, लगातार किसानों के हितों की बात की जा रही है, लेकिन आज ही की बात देखिए, राकेश टिकैत साहब लखनऊ में किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब गाजियाबाद में अलग किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, चूंकि किसानों की समस्या का समाधान ना तो इस सरकार ने कभी गंभीरता से किया है, न उनकी आवाज को तरीके से सुना है, और उनकी लगातार जो भी समस्याएं रही हैं, यदि आप देखेंगे तो उनसे सरकार ने दूर भागने का प्रयास किया है। जब किसान ने, जो गन्ना किसान उन्होंने आंदोलन किया कि भाई ये गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, तो उसके बाद उन्होंने मात्र 15 रुपया कुंटल वो भाव बढ़ाकर उनको कोशिश की कि, और इसको इस तरह से प्रचारित किया कि जैसे जैसे इन पर कितना बड़ा एहसान कर दिया। ऐसे ही लगातार आप देख रहे होंगे कि जब लंपी वायरस से जब गाय मरी और वहां के किसान चिल्लाने लगे, उसके बाद हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया। तो उन्होंने गुजरात की एक ऐसी कंपनी को एक ठेका दे दिया जो भेड़ों को और उनको लगने वाली जो वैक्सीन थी उनको लेकर सौदा हो गया। तो जब ये सारा खुला मामला, ये सारे किसान समझ रहे हैं कि इस समय किसान हित में केवल राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी पूरी राजनीतिक भागीदारी उनको दी है वहां पर। चलिए, हम इधर उधर की कोई बात नहीं करते, किसान हित को लेकर के बात करते हैं जल्दी से। पवन जी, हम आपके सवाल के जवाब आलोक वर्मा जी से लेना चाहेंगे। आलोक जी, मैं कोई भी राजनीतिक दल की भी कोई बात नहीं कर रहा हूं, किसकी सरकार में क्या हुआ क्या किया, लेकिन किसानों की जो मुख्य मांगे, देखिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के किस तरीके से बात हमेशा इतने सालों से हो रही है ना, समर्थन मूल्य को लेकर के बात हो रही है, आज भी देखिए उन्हीं मांगों को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। आप इस बात को अच्छी तरीके से स्वीकार करेंगे कि किसानों के हित में जो कुछ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसे संजीदगी से सुनती है और उस पर संजीदगी से अमल करती है। हो सकता है कि आपका जो विजन हो वो हमारे विजन से थोड़ा डिफरेंट हो, हम जो करते हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये ठीक नहीं है, लेकिन सत्ता में हम हैं
लोगों ने हम पर भरोसा किया है, हमारी जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी किसानों के हित के लिए काम है, सबसे पहली सोच तो हम गांव और गंवई इलाकों के बारे में ही सोचते हैं। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से खड़े हुए, लाल किले के प्राचीर पर, और उन्होंने कहा कि हर गंवई घर में हमको नल चाहिए, नल से जल हमको पहुंचाना है, और बहुत सालों तक नहीं लगना है, इसमें असंख्य साल नहीं लगाने हमको, अगले 5 सालों में हमें हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। चाहे वो किसानों की तरक्की की बात हो, चाहे ग्रामीण घरों में जो महिलाएं हैं धुएं से बीमार पड़ती रहती थी, ये सोच किसने पैदा कि इस दर्द को किसने खत्म करने का काम किया? गंवई लोगों को अपना घर मिलना चाहिए, उनके छत पर उनके सर पर छत होना चाहिए, ये सोच किसकी थी? किसानों की फसल बेहतर दामों पर बिके, बेहतर तरीके से उनकी खेती आगे बढ़े, ये सोच किसकी थी? ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपका विजन एक तरफ है, जल्दी से पवन जी अपनी कुछ बात करना चाह रहे हैं, जल्दी से पवन जी, क्योंकि किसानों के हितों की बात हो रही है, इसलिए मैं आप पवन जी जल्दी अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ जी जी जी, देखिए मैं आपको बता दूं, ना तो ये जो हमारे प्रदेश सरकार में चीनी मिल मालिक हैं उनसे जो किसानों का जो गन्ने का जो भुगतान था, ना तो ये उसको पूरा करा पाए। लगातार किसान आंदोलनरत हैं और तमाम तरह के ये दावे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इन्होंने किसानों के हित के लिए यदि एक समस्या का उनका निदान किया हो, एक समस्या का निदान किया हो, तो बातें इतनी हो रही है, दावे इतनी हो रही है, लेकिन असल हकीकत जस की तस है, क्या किया है इस पर भी मैं जवाब लूंगा। लेकिन मैं एक बार फिर से संदीप खेर के पास आ रहा हूं। संदीप जी, मुझे लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं, या यूं कहें कि जो वोटर्स हैं, वो काफी कुछ कहने के लिए कैमरे के सामने आतुर है। जरा मैं चाहूंगा कि उनसे आप बोले, जो बहुत ज्यादा बोलने के लिए उत्सुक है। संदीप, बिल्कुल, देखिए आलोक, यहाँ पर लोग जो हैं वो उत्साहित हैं। कहीं ना कहीं से कोई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता रहा है और कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। हमारे साथ ये बाबा मौजूद हैं और बाबा ने यहाँ पर खड़े हुए एक कार्यकर्ता है, उनको एक कागज में लिखकर दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि 8 दिसंबर को तय होना इन्होंने पहले ही तय कर दिया है। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? मुझे इसलिए लग रहा है कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ असुर अदम मानी, तब तब धर पर शरीरा हरें कृपानंद सज्जन पीरा। लूट मार गुंडागर्दी ये होती है, अन्याय होता है, अन्याय हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, हत्याएं हुई हैं, तो हत्याएं करता है तो प्रभु उनको माफ नहीं करता है। इसलिए जो है ये सरकार नहीं बनेगी, न ये यहाँ से विजयी होंगे सपा वाले। ये अच्छा, तो यहाँ पर ये बताइए, आप लोग को क्या कहना है? बताइए, अभी काफी बोल रहे थे, क्या कहना है? भी आप लोग का कहना था डीएपी नहीं मिल रही है, क्या है बोलिए? डीएपी नहीं मिल रही है और क्या है, सबसे बड़ी बात डीएपी के लिए, अपने खेत के लिए डीएपी लेने के लिए गया हूँ भोगांव, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, और लाइन में लगने के बाद सब कुछ परेशानी इतनी उठाने के बाद किसान क्या करेगा? मरता क्या है, किसान ही मरता है एंड में जाके। इसी आप मान लीजिए। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है? काफ़ी महंगाई बढ़ रही है और कोई जॉब्स निकल नहीं रही हैं, तो क्या होगा हमारी जनता का? लोग परेशान हैं। मैनपुरी में एक बार अगर मैनपुरी में विकास की बात करें तो आप विकास एक बार दिखा सकते हैं पीछे। आप मेन चीज जो लाइट लगी हुई है हमारी सपा सरकार में लगी थी, आप एक बार लाइट दिखा सकते हैं पीछे। आप देख लीजिए, चेयरमैन बीजेपी का है, सब कुछ। हाँ बताइए। कम से कम लाइट तो चेंज करवा दें, दूसरी लगवा दें, ये नहीं करवा पा रहे, गड्ढा मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं। आप बताइए क्या? यहाँ पे यूपीएसआई की जो 9000 भर्ती आई थी, उसमें 15000 लड़के फर्जी पकड़े गए, फर्जी पकड़े गए यूपीएसआई में। और यहाँ पे भर्ती आने की छोड़ो, ये सोच भी नहीं रहे नई भर्ती आने के लिए। यूपी लेखपाल की हुई थी, एक शिकायतों की, उम्मीदों की एक बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। आप लोगों से बात करिएगा, फिर मुझे वो खबर भेजिएगा, मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल संदीप, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, लेकिन बाकी के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से फाइनल कमेंट के तौर पर एक सबसे लूंगा। आलोक जी, कुल मिलाकर के लोगों की उम्मीदें हैं, विश्वास भी है, और इस विश्वास के बीच किस तरीके से सामंजस्य बिठाएंगे? आलोक जी। आलोक भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लाइन है। इसी लाइन पे हम आगे बढ़ते हैं और अपने हर फैसले को इसी कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोई फैसला क्या सबको साथ लेकर के चलेगा, सबके विश्वास पे खरा उतरेगा, क्या सबकी तरक्की इस फैसले से होगी। और अगर हमें हाँ में जवाब मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में जो परिवर्तन आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम इसी सूत्र पे आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार भरोसा उत्तर प्रदेश के लोगों का हमें मिला है। जो लोग कहते थे ये हमारा गढ़ है, उनके गढ़ भी ढह रहे हैं। जो पार्टियां अपने आप को उत्तर प्रदेश का एक तरीके से कहें कि वो मान के चलती थी कि कभी उनकी सरकार आएगी, कभी हमारी सरकार आएगी, आज वो पार्टियां जो हैं खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, ये चाहे पिछली जीत का आत्मविश्वास की भी बोल रहा है और करें। उपचुनाव के नतीजे भी। चलिए मीसम जैदी जी, कुल मिलाकर के अब सपा को डिलीट करने की बात की जा रही है, कहीं सपा साफ करने की बात की जा रही है। चुनौतियां आप लोगों के सामने भी है, गढ़ को सबसे पहले बताना है और इस बात गढ़ ही टारगेट लेकर के चल रही है। देखिए ऐसा है कि अभी जो बताया आलोक जी ने, मुझे लगा कि वो जनता को सुन नहीं पा रहे थे। वो अपनी एक पार्टी लाइन पे ही चल रहे हैं, ये नहीं जवाब दे पा रहे हैं कि जो सबका साथ सबका विश्वास, ये एक मुट्ठी चने में जीतना चाह रहे हैं या नौकरियां भी देना चाह रहे हैं रोजगार नौजवानों को। जिस तरह नौजवान इस तरह से आक्रोशित दिख रहा है, वो आने वाला समय बताने वाला है कि हम किस तरह प्रदेश को ले जा रहे हैं। जिस तरह से आपको विकास दिखाने की बात करी जा रही थी, जो ये विकास की बात करते हैं, तो अभी एक नौजवान खड़ा कह रहा था कि पीछे विकास दिखा दीजिए, कि जो समाजवादी पार्टी में लाइट लगी थी वो अब तक नहीं बदली गई। गड्ढा मुक्त होने की बात करते थे, स्मार्ट सिटी की बात करते थे, 15 लाख लाने की बात करते थे, काला धन लाने की बात करते थे, उस पर कोई बात नहीं करते हैं। सिलेंडर देने की फ्री बात करते थे, किसानों को लाइट देने की बात फ्री करते थे, गन्ना किसानों का भुगतान करने की बात करते थे। यहाँ तक कि देखिए कि अभी वो बता रहा है कि खाद अलग उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, 15 किलोमीटर तक जाना, ये बात नहीं कर रहे हैं। बस ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं, जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, इन दावों दुनिया और जाए इरादों के बीच पवन जी आपकी जीत की दावेदारी कितनी प्रबल नजर आ रही है? एक फाइनल कमेंट आपसे भी, समय बहुत कम है, जल्दी से जी पवन जी आपसे भी एक फाइनल कमेंट। जी देखिए, जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों के हित के लिए, और किसान सिर्फ वहां जाट नहीं है, वहां पर मुस्लिम भी हैं, वहां पर कामगार भी हैं, तमाम लोगों के हितों के लिए जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल निरंतर खड़ा रहा है, और एक तरह से जैसे सियासी पैरवी शायद हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर पाया है। तो एक तो यह है कि जो चौधरी चरण सिंह की जो राजनीतिक विरासत, जिसको खोने का कहीं ना कहीं गम वहां की जो जनता में दिखाई दे रहा था, कि हमने ये बहुत बड़ी भूल की कि जिसने हम भाजपा को सत्ता में ले आए और उन्होंने किसानों के साथ लगातार अन्याय किया। तो आज उनको लग रहा है कि यदि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे विधानसभा में, लोकसभा में होंगे, तो हम अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे, माननीय जयंत चौधरी रख पाएंगे। और देखिए 8 हमारे विधायक हैं, 9वां विधायक हमारा बनके ये हमारे राष्ट्रीय लोकदल के ये नवरत्न के रूप में कितनी उम्मीद की जा सकती है और क्या कुछ प्रयास जारी है? आज की डिबेट का फाइनल कमेंट में वरिष्ठ पत्रकार से लेना चाहूंगा ब्रजेश जी। विरासत वर्सेस सियासत की अगर बात करें तो इस बीच आप तीनों सीटों पर एक बार एक फाइनल कमेंट के तौर पर जरा मैं चाहूंगा अपनी एनालिसिस रखें जल्दी से। बस देखिए, ये लड़ाई बड़ी कठिन है। जहां तक मेरी सूचना है, खतौली में भी कठिन लड़ाई हो रही है और मैनपुरी में भी कम से कम एक पेंच फंसा हुआ है। जब से राम साहब जी चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो ये कोशिश हो रही है कि आज पिछड़े को जोड़ा जाए। बीजेपी जानती है कि भले ही चुनाव न जीते, लेकिन इस वर्ग को मजबूती से 2024 तक जोड़े रखा जा सकता है, इस तरह के प्रत्याशी उतार करके। ये सारी लड़ाइयां हैं। अब कोशिश ये है कि समाजवादी पार्टी 2024 के पहले अपने किसी गढ़ को नहीं खोना चाहेगी। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये सारा जो वो दावा करते थे अखिलेश यादव के साथ, वो उपचुनाव में नहीं जाते हैं, उन्हें जाना पड़ रहा है, उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है और उनको बिल्कुल वो तस्वीर नजर आ रही है। फिलहाल दोनों दल पूरी तरीके से अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका भी, मीसम जैदी जी आपका भी, ब्रजेश शुक्ला जी आपका भी, पवन आगरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और